इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो है ये मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स इस सबसेक्शन में दो ही एरिया के ऊपर हमारी डिस्कशन है, पहले बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इसमें देखिए आप कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये सीन है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, कंपोनेंट्स भी और प्रोसेसेस भी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस की जो स्टडी है हम कहते हैं दिस इज बायोकेमिस्ट्री, राइट। सो if you want to understand the biochemistry, of course you will have to understand the metabolic reactions. You seen here what is a metabolic reaction? Any chemical reaction that takes place in the living things. कोई भी chemical reaction जो कि living things में रूनुमा हो रहा हो हम कहते हैं ये है metabolic reaction. There are two major types of metabolic reactions. एक वो metabolic reactions हैं जो जिनको बोलते हैं they are the build up reactions. तो इनके अंदर होता क्या है, स्मॉल से लार्ज कहने के कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं, राइट, और या सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं, राइट। और इसके अंदर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है। और इसके बरक्स हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कि ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं, जिनमें जो लार्ज एंटिटीज हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो रही हैं, या कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं वो सिंपल एंटिटीज में कन्वर्ट हो रही हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी है रिलीज होती है। अब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिल्ड अप रिएक्शंस होते हैं हम इनको बोलते हैं दीज आर एनाबॉलिक रिएक्शंस और दीज आर सिंथेसिस रिएक्शंस। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हम इनको बोलेंगे और इनको सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलेंगे। जबकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें ब्रेक डाउन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की या कंपोनेंट्स की, हम उनको बोलते हैं दे आर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या इनको डिग्रेडेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस और सिंथेसिस रिएक्शंस इज सेम थिंग, एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड डिग्रेडेशन रिएक्शंस इज एक्चुअली द सेम थिंग। अब देखिए कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में टेक प्लेस हो रहा होगा दैट वुड बी मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर वो बिल्डअप रिएक्शन है तो हम उसको बोलेंगे ये एनाबॉलिक या सिंथेटिक सिंथेसिस रिएक्शन है। अगर उसके अंदर वो डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे ये कैटाबॉलिक या ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो अब पूरी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको मेटाबॉलिज्म। और पूरी बॉडी के जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको हम कलेक्टिवली एनाबॉलिज्म बोलेंगे, और पूरी बॉडी के जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं collectively they constitute the catabolism. So metabolism, anabolism and catabolism, these are the collective terminologies. So सारी बॉडी के metabolic reactions they constitute the metabolism, सारी बॉडी के anabolic reactions constitute anabolism, and सारी बॉडी के जो catabolic reactions हैं they constitute the catabolism. अब इसकी एग्जांपल्स जो के सामने है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो है ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है ये एनाबॉलिज्म की। आपने देखा किस तरह से स्मॉल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट से एनर्जी को यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना रहे हैं, साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल से लार्ज और सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एनाबॉलिक रिएक्शन। इसके बाद फिर अगर हम देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन है which is exactly opposite of the photosynthesis। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो हमने देखा किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में लार्ज से स्मॉल और कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। सो यहां से आपने अंडरस्टैंड कर लिया बायोकेमिस्ट्री को, और आपने मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म को, और मेटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इन सब टर्मिनोलॉजीज को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इसमें यू सीन हियर ए ऑप्शन है हमारे पास C बॉन्ड H, बी ऑप्शन है CN, सी ऑप्शन है C बॉन्ड O एंड डी ऑप्शन है C बॉन्ड C।
अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा बॉन्ड जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आई वुड से दीज आर 5 स्टार क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अगर आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है कार्बन, ऑफ कोर्स ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं जो एंट्री में आपको अपीयर होंगे। तो इसमें पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा बॉन्ड है? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। Which bond provides stability in glycosidic linkage? कौन सा बॉन्ड है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सी बॉन्ड ओ। Which bond constitutes skeleton of organic molecule? Best response is C bond C. Dash represents the peptide bond. The best response to this question is C bond N. Right? So ये कुछ important questions हैं इस importance of carbon को लेके जो कि मैं आपसे पूछना चाहता था। ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो गिवन यू द आंसर्स। अभी हम इनकी डिटेल भी आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले कि हम कार्बन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि व्हाई कार्बन इज बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, एक तो कई दफा एग्जाम आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो आपको डिफरेंट जो वो क्या एलिमेंट्स दे देता है और आपसे ये पूछता है कि इनमें से सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, बेसिक एलिमेंट कौन सा, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑक्सीजन आंसर कर देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, लाइक 65% जो ऑक्सीजन है। रिमेंबर, अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बन क्यों बेसिक या सेंट्रल एलिमेंट है, कार्बन व्हाई दिस इज बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट, यू सीन, या सॉरी कौन सा एलिमेंट है जो कि बेसिक या सेंट्रल है, अपने आंसर इसको कार्बन करना है और कार्बन क्यों है उसके हवाले से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उसकी इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर देता हूं। राइट, तो सबसे पहली खूबी कार्बन की ये है कि ये टेट्रावैलेंट है। तो ये मैं आपको रीजंस दे रहा हूं क्यों ये बेसिक या सेंट्रल एलिमेंट है। मैंने कहा ना कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक और सेंट्रल एलिमेंट of the organic molecules, आपने इसका आंसर करना है कार्बन। नेवर आंसर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टू दिस क्वेश्चन। राइट, अब कार्बन सेंट्रल या बेसिक एलिमेंट क्यों है? इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। नंबर 1, टेट्रावेलेंट है, इस वजह से ये टेट्राहेड्रॉन बना सकता है विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंडली, ये कार्बन जो है ये म्यूचुअली भी कंबाइन हो सकता है और ब्रांच, अनब्रांच, चेन्स या रिंग्स की शक्ल में म्यूचुअली डिफरेंट वेज से ये कार्बन जो है कंबाइन हो सकता है। तो that's how it actually, that's why it provides a basic skeleton for the organic molecules. और थर्ड नंबर पे कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि it combines with the other elements to produce large variety of compounds. ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके भी ये लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक कार्बन ने जब मिलना है विद द हाइड्रोजन तो ये जो बॉन्ड बनेगा इट वुड बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा विद नाइट्रोजन तो अल्टीमेटली यू गेट अ पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन ने जब मिलना है विद ऑक्सीजन तो ये जो बॉन्ड बनेगा इट विल गिव स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। सो इन्हीं हवालों से मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे थे। सो इसी इंफॉर्मेशन के एक और तरीके से मैं सम अप कर देता हूं, जस्ट कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। यू सीन है कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ कंबाइन करके ये आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन दे सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी बन सकता है। लाइक यू सीन है, जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की या लिपिड्स की, इवन प्रोटीन्स की, तो जो जब हम इनको कैटाबोलाइज करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन जब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होनी होती है वो एनर्जी बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में जो स्टोर होती है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वही रिलीज हो रही होती है। हम कहते हैं कि लिपिड्स जो हैं ये इनकी एनर्जी, ये जो पर ग्राम लिपिड्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। वो क्यों ज्यादा एनर्जी देते हैं? क्योंकि वहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो वो ज्यादा हैं। तो ये एनर्जी गिविंग बॉन्ड यू सीन है। फिर कार्बन ने जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है तो एक्चुअली यू गेट द पेप्टाइड बॉन्ड, और कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है तो इट इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो इससे जो है ना कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। So this is all about the importance of carbon. I hope that you have enjoyed the process of learning this topic with me, right? So अब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को भी डिस्कस कर लिया।
अब एक आज का लास्ट हमारा टॉपिक है, जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स टुमारो। सो आज की डिस्कशन, बल्कि जितना हमारा सिलेबस स्केड्यूल के अंदर डिसाइडेड था, मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा ही कवर कर दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स जो है इसको मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पहले आपको कहा था, यही था कि 2 स्पेल्स में हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि एक ही स्पेल के अंदर मैं आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम कोर्स कवर करवा दूं। हाँ, जब हमारे बहुत लेंथी सेक्शंस आएंगे, किंगडम, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वगैरह, उनको हम थोड़ा सा और इन डेप्थ देख लेंगे। तो अब हम देखें बायोलॉजी के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, we've seen here two different molecules belonging to different categories combined together to form conjugate molecules. अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दोनों अगर मिल जाएं तो हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गए, राइट। इसकी जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यू सीन हियर कि ये टेबल के अंदर मैंने एग्जांपल्स दी हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की, that we orient you towards this table. In the extreme left column you have got the types, in the second column you have got the composition, in the third column you have got that they are present in, right? So number 1 पे आप देखें, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नाम से जाहिर है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनी है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलने से बने हैं। लाइपोप्रोटीन्स जो हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बने हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स या न्यूक्लियोहिस्टोन्स न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बने हैं। तो यहाँ पे ये भी देखें कि न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। सो एग्जाम आपसे एक क्वेश्चन एक तो इस तरीके से पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है, जैसे देखा ना कि क्या दो डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखिए कि इन सब के अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन हो रही हैं, तब ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। से अगर मैं आपको कहता हूँ फॉस्फोलिपिड्स, तो नाम से तो ऐसे लगता है फॉस्फोलिपिड्स ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स आपको पता है ये जस्ट लिपिड्स हैं, दे जस्ट लिपिड्स, दे आर नॉट कॉन्जुगेटेड। सो एग्जामिनर आपको प्रेजेंट करता है, ऑप्शंस प्रेजेंट करता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ये जो इस लिस्ट में से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। ए ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स, बी ऑप्शन इज न्यूक्लियोहिस्टोन्स, सी ऑप्शन इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड डी ऑप्शन इज लाइपोप्रोटीन्स। बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी phospholipids, right? Never answer nucleohistones to this question. Of course, nucleohistones ये conjugated molecules के अंदर ही आते हैं, right? और उसके बाद फिर हम ये भी देख लेते हैं वायरल कि ये जो conjugated molecules है कहाँ पे प्रेजेंट है। सीन है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इवन प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, राइट। तो इसके अलावा जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनको जो बेसिक फ्रेमवर्क है आपको पता है कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा था कि 60 to 80% क्या है प्रोटीन्स हैं और 20 to 40% लिपिड्स हैं, और इनके साथ एसोसिएटेड जो ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। सो बेसिक जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है मेम्ब्रेन्स का वो भी लाइपोप्रोटीन्स ने बनाना है, और जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, दे आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द conjugated molecules। मैंने आपको बता दिया conjugated molecules क्या है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। So that's all about our today's discussion. Hope to see you tomorrow with few other topics. May Allah bless you. Thank you very much.